क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम टेकिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स चैप्टर ऑफ साइकेट्री। तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। और वहां हम लोग ने देखा था कि जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके जो काउजेज होते हैं वो या तो बायोलॉजिकल होते हैं या फिर जो है फिजिकल होते हैं। यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल काउजेज देखने को नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद जो है हम लोगों ने डिमेंशिया के बारे में देखा था कि डिमेंशिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, एटियोलॉजीज क्या होते हैं, उसके काउजेस क्या होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक नाम है और वो नाम है वेस्कुलर डिमेंशिया। क्या नाम है? वेस्कुलर डिमेंशिया। और एक और टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। दोनों जो है छोटा छोटा सा टॉपिक है और दोनों को जो है एक साथ हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा इसका नाम है वेस्कुलर डिमेंशिया, तो यहाँ पर जैसे ही नाम आता है वेस्कुलर तो यहाँ तक समझ में आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होंगे। ओके, और होता भी यही है। और जैसा तुम यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में जितने भी चीनी जो है ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पर जो है ब्लॉकेज होने का काम होता है। तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, सभी चीज को जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं और वो टॉपिक है वेस्कुलर डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन। और यहां पर जो है इसको बोला जाता है मल्टी इन्फ्रेक्ट डिमेंशिया। क्या बोला जाता है? मल्टी इन्फ्रेक्ट डिमेंशिया। और जहां पर जो है बहुत जगह पर जो है चीजें ब्लॉकेज हो जाती है और वहां पर जो है ब्लड सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता। ओके, तो क्या होता है इसके बारे में जो है हम लोग पहले देखते हैं। और यहाँ पर एक लाइन कहा गया, बहुत ही सुंदर सा लाइन है और यहाँ पर इमेजिन करना है। इमेजिन योर ब्रेन एज ए सिटी वेयर रोड सप्लाई एनर्जी। यहाँ पर तुमको इमेजिन करना है कि जो तुम्हारा ब्रेन है उसको एक सिटी समझो। क्या समझो? वहां पर समझना है कि तुम्हारा ब्रेन जो है एक शहर है और जो शहर के रोड होते हैं वहां पर जो एनर्जी का सप्लाई होता है। ओके, तो शहर है तो वहां पर जो है क्या होगा, वहां पे रोड होंगे और रोड क्या होगा, वो तुम्हारे ब्लड वेसल्स होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द रोड गेट ब्लॉक्ड वन बाय वन ट्रैफिक स्टॉप्स। अगर जो है वो सारे रोड जो है ब्लॉक हो जाए एक एक करके तो वहां पर सारे ट्रैफिक जो है वहां स्टॉप कर जाएंगे। यातायात का जो भी साधन है वो सारे बंद हो जाएंगे, गाड़ी आना जाना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, शहर सही तरीके से चलेगा या फिर नहीं चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, तो यहीं पर जो है ये इमेजिन करने को बोला गया कि तुम्हारे ब्रेन जो है एक सिटी की तरह है और वहां पे बहुत सारे रोड हैं और अगर जो है रोड जाम हो जाता है तो जो हमारे शहर है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे। और यही जो है तुम्हारे मेमोरीज के साथ होता है। किसके साथ होता है? तुम्हारे मेमोरीज के साथ होता है। जब तुम्हारे ब्रेन सही तरीके से जो है वहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो तुम्हारे मेमोरीज भी जो है सही तरीके से जो है वहां पे इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, सेव नहीं हो पाते हैं। ओके, और दिस इज कॉल्ड द वेस्कुलर डिमेंशिया। क्या बोला जाता है इसको? वेस्कुलर डिमेंशिया इसी को बोला जाता है। ओके, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि हाँ यहाँ पर जो है क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया व्हाट इज इट, आखिर ये है क्या? तो यहाँ पे कहा गया वेस्कुलर डिमेंशिया इज ए टाइप ऑफ डिमेंशिया। ये भी एक टाइप है डिमेंशिया का, लेकिन काउज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द ब्रेन। यहाँ पर जो है ब्रेन में जो है सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। अगर सही तरीके से जो है ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो हमारे ब्रेन में जो है सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, ये तो सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑफन ड्यू टू मल्टीपल स्मॉल स्ट्रोक एंड मिनी स्ट्रोक्स। और इस कारण से क्या होगा, इंसान के शरीर में जो है स्ट्रोक आएंगे। छोटे छोटे मिनी मिनी स्ट्रोक जो है इंसान के शरीर में देखने को मिलता है। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इंसान में तभी आता है जब सही तरीके से ऑक्सीजन या फिर सही तरीके से ब्लड जो है इंसान के ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर समझो एक बात को, अगर तुम्हारा ब्रेन जो कि जो है बहुत ही जो है क्रिटिकल ऑर्गन है, अगर वहां पर जो है एनर्जी का डिफिशियंसी हो जाए, अगर वहां पर जो है ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा। और अगर तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद करेगा तो तुम्हारे बॉडी भी जो है काम करना बंद कर देगा। ओके, तो यहां पर जो है छोटे छोटे स्ट्रोक्स आने शुरू हो जाते हैं एंड दिस टीनी स्ट्रोक्स डैमेज ब्रेन टिश्यू ओवर टाइम। और ये जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं ये तुम्हारे ब्रेन को जो है धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ओवर टाइम, जितना टाइम गुजरते जाएगा उतना ही ज्यादा जो है तुम्हारा ब्रेन जो है डैमेज होता
चला जाएगा। और इस कारण से क्या लीडिंग होगा, इस कारण से मेमोरी लॉस देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे एंड डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज। और इंसान जो है अपने डेली की एक्टिविटीज को जो है सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पे कहा गया अनलाइक एल्जाइमर्स द सिम्टम ऑफन अपीयर सडनली एंड प्रोग्रेस इन स्टेप्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये अल्जाइमर्स की तरह नहीं होता है। एल्जाइमर्स क्या होता था, यहाँ पर इंसान के जो इम्यून सिस्टम होते हैं वही जो है इंसान के सेल को जो है डिजेनरेट करना शुरू कर देता है, इंसान के ब्रेन सेल को जो है डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सिम्टम्स होते हैं वो अचानक से आते हैं, सडनली आते हैं एंड प्रोग्रेस इन स्टेप, और अचानक जो है धीरे धीरे जो है बढ़ते ही चले जाते हैं। ओके, तो दैट इज द वेस्कुलर डिमेंशिया। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन होते हैं वहां पर जो है ब्लड वेसल्स से जो ब्लड जा रहे होते हैं वहां पर कुछ जो है अवरुद्ध आता है और वहां पर ब्लड जो है सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से जो है यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स आने लगते हैं। और स्ट्रोक्स आने के कारण जो है इंसान का ब्रेन जो है धीरे धीरे जो है डिफंक्शन होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से मेमोरी लॉस देखने को मिलेंगे, कंफ्यूजन देखने को मिलेंगे एंड डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया मिस्टर रमेश है 68 ईयर ओल्ड। 68 ईयर ओल्ड जो है यहाँ पर मिस्टर रमेश है, और उसके साथ जो है हेड ए हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। उस इंसान को जो है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज का जो है हिस्ट्री है, मींस पहले से है। सडनली स्टार्टेड स्लरिंग स्पीच, अचानक से क्या देखने को मिलता है, उसकी आवाज जो है लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। फॉरगेटिंग सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे चीज को जो है भूलना शुरू कर देते हैं। एंड लाइक पेइंग बिल्स, जो है हमको बिल पे करना था, ये सारे चीज को जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं। ए फ्यू मंथ लेटर, और एक मंथ के बाद जो है ही गोट लॉस्ट व्हाइल वॉकिंग इन हिज ओन नेबरहुड। और वो जो है जब पड़ोस में जाकर टहल रहे थे तो वहां पर टहलते टहलते भूल जाते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरा घर जो है कहाँ पर है। इतना ज्यादा जो है उसका यादाश्त जो है खोने लग जाता है। एंड एमआरआई जब किया गया यहाँ पर रिवेल्ड होता है कि यहाँ पर जो है मल्टीपल स्मॉल स्ट्रोक्स जो है इंसान को आ रहे थे, और डायग्नोसिस पता चलता है कि इसको जो है वेस्कुलर डिमेंशिया हो गया है। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे कहानी था। 68 ईयर ओल्ड का जो है मिस्टर रमेश था, उसको जो है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज का जो है सिम्टम्स देखने को मिलते थे। और यहाँ पर जो है अचानक से उसको देखने में लगता है कि इंसान सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है, या फिर जो छोटे छोटे चीज को जो है भूल जाता है। और जब उसको डायग्नोसिस किया गया तो वहां पे पता चलता है कि इंसान को क्या है, वेस्कुलर डिमेंशिया है, और छोटे छोटे जो है वहां पे स्ट्रोक भी आ रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि वेस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है, और यहाँ तक हम लोगों ने समझ भी लिया कि हाँ इस कारण से जो है यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एटियोलॉजी ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। आखिर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पे कहा गया कि सीरीज ऑफ स्मॉल स्ट्रोक ब्रेन टिश्यू डैमेज। अगर जो है लगातार इंसान के अंदर जो है छोटे छोटे स्ट्रोक्स आ रहे होंगे तो यहाँ पर जो है ब्रेन टिश्यू डैमेज होता है, और इस कारण से जो है इंसान के अंदर ये सारी चीज जो है देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर का बात करते हैं, मींस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर जो है ये होने का चांस जो है ज्यादा हो जाता है। तो अगर जो है बहुत ज्यादा एज है, मींस एजेड आदमी है, तो वहां पर होने का चांस ज्यादा है। अगर इंसान के अंदर हाइपरटेंशन है तो भी यहाँ हो सकता है। डायबिटीज वाले पेशेंट में, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जो ब्लड वेसल्स है वहां पर जो है क्या होंगे, ओपेक बन जाएंगे, वहां पर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, और वो भी जो है यहाँ पर ब्लड जो है सही तरीके से नहीं भेज पाएगा। फिर जो है सेरेब्रल एम्बोलाई एंड थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है, फिर जो है वहां पर क्लोटिंग हो गया है, तो इस कारण से भी जो है चीजें देखने को मिलेंगे। इन ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स आ रहा है, मींस ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के कारण जो है अगर जो है इंसान को अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, तो वहां पर भी जो है ऐसे में चांस होता है कि इंसान को वेस्कुलर डिमेंशिया जो है देखने को मिल जाए। ओके, तो ये सारे एटियोलॉजीज थे जिस कारण से जो है वेस्कुलर डिमेंशिया जो है होने के चांस जो है ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से जो है इसके अंदर जो है साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सीधा कहा गया कि ये जो है एल्जाइमर से और ज्यादा खतरनाक होता है। एल्जाइमर में जितना जो है खतरनाक देखने को मिलता ही मिलता है, उससे ज्यादा यहाँ पर जो है ज्यादा खतरनाक तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कहा गया सडन कंफ्यूजन, अचानक से इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था तो क्या सोच रहा था, प्लानिंग क्या कर रहा था, उसका नाम क्या है,
क्या कर रहा था, ये सारे जो है कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है वैंडरिंग और गेटिंग लॉस्ट। अचानक जो है वो घर से बाहर निकलेंगे घूमने के लिए और घूमते घूमते ही जो है भूल जाएंगे कि हमारा घर कहाँ है या फिर मैं कौन हूँ, ये सारे चीज जो है वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट है लेग आर्म्स वीकनेस। यहाँ पर जो है जो पैर है जो हाथ है वो जो है वीक हो जाता है। स्लर्ड स्पीच, जो बोलेगा तो वो जो है तुतलाना शुरू कर देगा। रिसेंट मेमोरी प्रॉब्लम्स, और जो है मीन्स अभी देखा है अभी सुन के आया है वो सारा चीज भी जो है उसको याद नहीं रहता है। लॉस ऑफ ब्लेडर एंड बोवेल कंट्रोल, उसको जो है ब्लेडर एंड बोवेल कंट्रोल पर जो है सही तरीके से हिसाब किताब नहीं रहेगा। मीन्स जो है वो अपने तरीके से पेशाब नहीं कर पाएगा, अचानक से अपने आप हो जाएगा या फिर जो है अपने आप ही जो है पोटी हो जाएगा। तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल इनस्टेबिलिटी। मीन्स जो है अचानक से वो रोना शुरू कर देगा, अचानक से कानना शुरू कर देगा, मीन्स जो है हंसना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर लाफिंग क्राइंग इनअप्रोप्रिएटली तरीके से करना शुरू कर देता है। बिना कोई रीजन से रोना शुरू कर देगा, बिना कोई रीजन से हंसना शुरू कर देगा, और ये सारे चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि डिफिकल्टी हैंडलिंग मनी, और वो जो है अच्छे तरीके से जो है मनी को हैंडलिंग नहीं कर सकता है क्योंकि उसको याद ही नहीं है। अभी जो है वो पैसे को गिनेगा कि हाँ जो है 2000 हुआ है, 3000 हुआ है, और थोड़ा देर के बाद वो भूल जाएगा कि वहां पे हमने कितने पैसे रखे थे। तो बताओ ऐसा आदमी जो है क्या पैसे को मैनेज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ट्रबल फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन, और जो है वो किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को जो है अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा, और इस कारण से डिप्रेशन एंड डिजीनेस भी जो है देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। आखिर जब इंसान को वेस्कुलर डिमेंशिया होता है तो कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस हैं जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि हाँ उस इंसान को इस तरीके के डिसऑर्डर्स हुए हैं। तो पहला होता है MMSE। MMSE क्या होता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और इसके हिसाब से हम लोग जान पाते हैं क्या उस इंसान में जो है ओरिएंटेशन है या फिर नहीं है। तो अगर डिसओरिएंटेशन रहेगा तो पता चल जाएगा, एंड पुअर रिकॉल रहेगा तो वो भी पता चल जाएगा कि इंसान कौन से जगह पे है, कौन से टाइम पे है, कौन से डेट पे है, कौन से कंट्री में है, क्या उसको इस बारे में पता है या फिर नहीं है, या फिर जो है वो पुराने यादों को रिकॉल कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे पता लगा पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कॉग्निटिव असेसमेंट एंड ग्लोबल ड्यूरेशन स्केल। अब इसके माध्यम से जो है हम लोग एक इंसान के कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में जान पाएंगे कि हाँ उस इंसान के कॉग्निटिव प्रोसेस जो है किस लेवल पर है, किस लेवल पर जो है उसका लर्निंग पावर है, किस लेवल पर जो है वो मेमोरी कर पाता है, किस लेवल पर जो है उसके जो है इंटेलिजेंस है। इन सारे चीज को जो है हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे। नेक्स्ट है MRI एंड CT स्कैन, और इसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं वस्कुलर डैमेज के बारे में। मींस उसके ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितना डैमेज हुआ है, वहां पर कितना ज्यादा मात्रा में जो है ब्लॉकेज हुआ है। इन सभी चीज को जो है हम लोग MRI एंड CT स्कैन के माध्यम से जान पाते हैं। नेक्स्ट है एब्रीविएटेड मेंटल टेस्ट, और एब्रीविएटेड मेंटल टेस्ट के हिसाब से हम लोग जान पाते हैं अर्ली मॉर्निंग इशू को। मींस ऐसे भी इंसान होते हैं जो कि रात को सोते हैं और जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन सारे चीज को हम लोग डायग्नोसिस करते हैं इन सारे टेस्ट के माध्यम से, एंड दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। ओके, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। आखिर जो वेस्कुलर डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं उसको किस किस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला देखने को मिल रहा है वो है कैरोटिड इंडेक्टेरेक्टोमी, और यहाँ पर क्या होता है हम लोग रिमूव करते हैं प्लेक फ्रॉम द आर्टरी। मींस वैसे आर्टरी जो कि जो है डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक पहुंच रहे होते हैं और वहीं से जो है हमें ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो क्या उस आर्टरी में जो है प्लेक जमा है, क्या वहां पर जो है डिपोजिशन हो गया है पेट्स का? प्लेक क्या होता है? प्लेक इज द डिपोजिशन ऑफ फैट, और इस कारण से जो है यहाँ पर जो है ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा आर्टरी में। तो हम लोग जो है सारे आर्टरी से जो है प्लेक को रिमूव करते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कैरोटिड इंडेक्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट है एस्पिरिन थेरेपी देते हैं और यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं फर्दर स्ट्रोक से। नेक्स्ट होता है मैनेज रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिस कारण से जो है ये देखने को मिल सकता है, जैसे बीपी को कंट्रोल करना है, डायबिटीज का केयर करना है और लो फैट डाइट लेना है ताकि बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा मात्रा में ना बढ़े। तो ये सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज होते हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग वेस्कुलर डिमेंशिया का जो है इलाज कर पाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया। तो हम लोगों ने वेस्कुलर डिमेंशिया के बारे में सारे चीज को देखा, क्या उसके एटियोलॉजीज होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं,
क्या ट्रीटमेंट मोडलिटीज होते हैं, इन सारी चीज को जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। अब यहाँ पर बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन का। तो सबसे पहले जो होगा रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलेशन। ऐसे जो भी चीज है जो उसको स्टिमुलेट कर रहा है चीजों को भुलाने में या फिर वो उसको उत्तेजित करता है, उस सभी को जो है वहां पे हटाना है। वहां पर जो भी रूम है उसका वहां पर ज्यादा चीज को नहीं रखना है। कीप इन्वायरमेंट स्टेबल, और जितने भी इन्वायरमेंट होंगे उन सभी को जो है अच्छे तरीके से स्टेबल रखेंगे। अवॉइड करना है रूम को, फर्नीचर चेंजेस को, मींस बार बार जो है चीजों को वहां से हटाना नहीं है, ताकि एक ही चीज रहेगा तो उसको याद करके रखेगा कि हाँ ये चीज जो है पार्टिकुलर जगह पे है। अगर चीजें बदलती रहेगी तो वो और भी ज्यादा जो है उसको याद नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ओरिएंट पेशेंट फ्रीक्वेंटली टू रिड्यूस एंजाइटी। और यहाँ पर जो भी पेशेंट होंगे उसके साथ जो है अच्छे तरीके से बात करना है, और भी जो अगल बगल के पेशेंट होंगे वो भी उससे आके बात करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका एंजाइटी जो है रिड्यूस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कर रहा है मिनिमाइज कंफ्यूजन ट्रिगर। ऐसे कौन कौन से स्टिमुलस है वहां पर जो उसको ट्रिगर कर रहा है कंफ्यूजन करने में, तो यहाँ पर जो भी ऐसे ट्रिगर्स होंगे उसको वहां से हटाना है। प्रोवाइड करना है क्लियर सिंपल इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन तुम उसको दोगे पार्टिकुलर काम करने के लिए, अपने आप का हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उस सारे को जो है क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन में देना है। नेक्स्ट है सपोर्ट विद एडीएलएस। एडीएलएस क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। मींस वो अपने आप को किस तरीके से रखेगा, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेगा, उन सारे चीज को जो है करने में उसको सपोर्ट करना। ओके, तो अभी जो है हम लोगों ने देखा वेस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है, और उसके सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि हमारे ब्रेन में जो है जब ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो भी ब्लड जो है आ रहे होते हैं, अगर वो ब्लड वेसल्स में ब्लड अवरुद्ध हो जाए और सही तरीके से ब्लड जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचे, और वहां पर जो ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होगा, जो भी डिफिशियंसी होगा, और इस कारण से क्या होगा कि हमारे ब्रेन में जो है स्ट्रोक आएंगे, और स्ट्रोक आने के कारण जो है हमारे ब्रेन को डैमेज होना पड़ेगा, और इस कारण से जो है बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। क्या नाम है, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारे सिम्टम्स एक किसी डिजीज का जो है एक इंसान के अंदर आ जाए, इट इज कॉल्ड द सिंड्रोम। और यहाँ पर कहा गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि वो सारे कॉजेज जो होंगे या तो फिजिकल्स होंगे या तो बायोलॉजिकल होंगे, यहाँ पर साइकोलॉजिकल कॉजेज नहीं होगा। और एमनेस्टिक वर्ड जो है एमनेसिया से रहेगा, मींस इंसान जो है यहाँ पर भूल रहा हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया इमेजिन योर ब्रेन सेव बटन इज ब्रोकन। एकदम सिंपल सा कहा जा रहा है कि इमेजिन करो कि तुम्हारा जो ब्रेन का सेव बटन है वो ब्रोक हो जाए। मीन्स तुम देखे, तुमने चीजों को देखा, तुमने इवेंट में गए, अपने दोस्त के साथ गए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गए, और तुमने टाइम को बताया। ओके, लेकिन टाइम को बिताने के बाद जो है तुम्हारा ब्रेन जो है वो सारी चीज को जो है सेव करना भूल गया, क्योंकि सेव बटन जो है ब्रोकन हो चुका है। तो यहाँ पे कहा गया यू लिव इन द मोमेंट बट कांट स्टोर न्यू मेमोरीज। मीन तुम सारे जो है मोमेंट को अपने आप से जो है वहां पर जो है एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन तुम उस मेमोरीज को स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज द ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, और इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। ओके, मीन्स तुम चीजों को कर रहे हो पूरे तरीके से, तुम जो है होशो हवास में हो, सभी चीज को देख रहे हो, लेकिन तुमको जो है उसका मेमोरी सेव नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा कि इंट्रो टू ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं। यहाँ पर कहा गया ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम इज ए ब्रेन कंडीशन। ये एक ब्रेन का कंडीशन है वेयर ए पर्सन लॉसेस द एबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज। यहाँ पर इंसान जो है न्यू मेमोरीज को बनाने के एबिलिटीज को खो देता है। ओके, वो न्यू मेमोरीज को नहीं बना पाता है। मीन सभी चीज में रहता तो है, सभी चीज में इन्वॉल्व तो रहता है, लेकिन उसको सेव नहीं कर पाता है। एंड रिकॉल रिसेंट इवेंट, और जो है अपने रिसेंट इवेंट को जो है रिकॉल नहीं कर पाता है, इवन दो दे आर फुल्ली अलर्ट एंड अवेयर। और यहाँ तक कि जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट रहता है, पूरे तरीके से अवेयर रहता है, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस तरीके से सराउंडिंग में हमारे पीछे जो है काम हो रही है, उन सारी चीज के बारे में उसको पता रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बीतता है वो सारी चीज को भूल जाता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इट इज लाइक हैविंग ए मेमोरी गैप, और इस तरीके से होता है जैसे कि एक मेमोरी का गैप हो caused by the physical damage to the brain। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है डैमेज हुए होते हैं, एंड often lead to the विटामिन डिफिशियंसी और इंजुरी। तो विटामिन डिफिशियंसी के कारण या फिर इंजुरी के कारण जो है यहाँ पर ये सारे चीजें देखने को मिलते हैं। That's why their name is organic amnestic syndrome।
ओके, अब यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है एक रियल लाइफ एग्जांपल, इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये चीजें इंसानों के साथ होती है तो यहाँ पर किस किस तरीके की चीज जो है देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहा गया एक मिस्टर राजेश है 55 ईयर ओल्ड, और वो जो है क्रोनिक अल्कोहलिक है, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है, एंड स्टार्टेड फॉरगेटिंग रिसेंट कन्वर्सेशन, और वो अचानक से जो है रिसेंट कन्वर्सेशन को जो है भूलना शुरू कर दिया। मीन्स बातें हो रही थी, बातें करते करते वो भूल गया कि मैं क्या चीज में बातें कर रहा था, बट रिमेंड फुल्ली कॉन्शियस एंड अलर्ट, लेकिन जो है वो पूरे तरीके से फुल्ली कॉन्शियस था, फुल्ली अलर्ट था, सभी चीज को सुन रहा था, सभी चीज को समझ रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो जो है रिसेंट कन्वर्सेशन को जो है फॉरगेट कर जाता है। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर डायग्नोज्ड हिम विद ए वर्निके-कोरेसकोफ सिंड्रोम, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायग्नोज करते हैं उसको वर्निके-कोरेसकोफ सिंड्रोम के नाम से एक डिसऑर्डर को, और ये कॉज होता है सीवियर थायमिन विटामिन B1 डिफिशियंसी के कारण, जो इफेक्ट करता है इंसान के मेमोरीज को। ओके, तो इंसान के अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं वर्निके-कोरेसकोफ सिंड्रोम, और ये जो है विटामिन B1 के डिफिशियंसी के कारण होता है, और विटामिन B1 के डिफिशियंसी के कारण जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पर इंसान जो है पूरे तरीके से चीज को भूलना शुरू कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम क्या होता है, किस तरीके से होता है, और यहाँ पर जो है जो हमारा ब्रेन है वो चीजों को सेव करना बंद कर देता है। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एटियोलॉजी, मींस व्हाट इज द काउजेज ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो है थायमिन डिफिशियंसी के बारे में। थायमिन मींस क्या? विटामिन B1। तो अगर इंसान के अंदर विटामिन B1 का डिफिशियंसी है तो ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलेगा, और मोस्ट कॉमन जो है स्पेशली रूप से जो है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में जो है देखने को मिलता है। वैसे इंसान जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहलिक को लेते हैं, मींस अल्कोहल को पीते हैं, और इसको जो है साथ ही साथ में जो है वर्निके-कोरेसकोफ सिंड्रोम भी बोला जाता है। ओके, तो इसको जो है याद रखना है ये क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि वर्निके इंसेफेलोपैथी एंड कोरेसकोफ सिंड्रोम, इस दोनों को मिलकर के जो है वर्निके-कोरेसकोफ सिंड्रोम बोला जाता है। तो वर्निके इंसेफेलोपैथी में जो है एक्यूट डिलीरियम फेज होता है। एक्यूट डिलीरियम फेज में क्या होगा, इंसान का मेंटल एबिलिटी जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और वहां पर जो है इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है, और इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि डिलीरियम क्या होता है। नेक्स्ट है कोरेसकोफ सिंड्रोम, तो यहाँ पर जो है क्रोनिक एमनेस्टिक फेज जो है इंसान के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अगर इंसान का हेड ट्रोमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो भी ये चीज जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट है बायलेटरल टेम्पोरल लोबेक्टोमी, अगर इंसान के टेम्पोरल लोब में जो है यहाँ पे सर्जरी होता है, अगर दोनों टेम्पोरल लोब का जो है यहाँ पे सर्जरी हो रहा है, यहाँ पर भी जो चीज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया के कारण, लो ऑक्सीजन के कारण, एंड ब्रेन ट्यूमर के कारण भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हर्ब सिंप्लेक्स इंसेफेलोपाइटिस, मींस अगर ब्रेन में इंफेक्शन है इस तरीके का तो भी ये चीज जो है देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट इज द स्ट्रोक, स्ट्रोक के कारण भी जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो स्ट्रोक में क्या होता है, इंसान के ब्रेन में जो है ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, चाहे कोई भी रीजन हो, और इस कारण से जो है ये सारे चीज जो है देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है क्लिनिकल फीचर्स। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो कि इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो पहला होता है इंपेयर्ड रिसेंट मेमोरी, इंसान का जो है रिसेंट मेमोरी जो है वो इंपेयर्ड हो जाएगा। मींस अभी जो है हम लोगों ने कोई चीज को देख के आया, किसी चीज के बारे में बात करके आया और भूल गया, कैन नॉट रिमेंबर न्यू इन्फो, और जो है किसी चीज को वो याद ही नहीं कर पाता है, सेव बटन टूट गया है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि बोथ एंटेरियोग्रेड न्यू मेमोरीज एंड रेट्रोग्रेड पास्ट मेमोरीज एमनेसिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एंटेरियोग्रेड क्या होता है, यहाँ पर जो भी न्यू मेमोरीज है उसको यहाँ पर सेव नहीं कर पाना, एंड रेट्रोग्रेड मेमोरीज होता है जो पास्ट मेमोरीज है वो भी धीरे धीरे भूलना शुरू कर देना। तो ये दोनों चीज जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इमीडिएट मेमोरी, मींस शॉर्ट टर्म रिकॉल जो होता है वो रिमेन इंटेक्ट होता है। मींस अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते जो भी बात हुआ वो वहां पर अच्छे तरीके से याद रहेगा, मींस चीजें चल रही होगी। अभी हम लोग जो है किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मान लेते हैं पॉलिटिक्स पर ही बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स की बातें चलती जा रही है और हम लोग अच्छे से याद करके बोल रहे हैं।
ओके लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा, जस्ट कुछ समय बीतता है, यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है, वो सारे मेमोरी जो है फेड होने शुरू हो जाते हैं और वहां पर सेव का बटन नहीं होता। ओके तो दैट इज द क्लिनिकल फीचर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है मैनेजमेंट। आखिर क्या क्या मैनेजमेंट यहाँ पर हो सकते हैं? तो पहला होता है कि किसकी जो भी कॉजेज हैं उसको सबसे पहले पता लगाना। तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज, किस कारण से ये सारे चीज जो है देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर इंसान के अंदर थायमिन सप्लीमेंट का कमी हो, यहाँ इसके डिफिशियंसी हो, तो यहाँ पर जो इंसान को थायमिन सप्लीमेंट देना है। मैनेज करना है इन्फेक्शन को, अगर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, या फिर सर्जरी फॉर ट्यूमर्स, अगर ट्यूमर्स के सर्जरी कारण हो रहे हैं तो वहां पर जो है उसको सही तरीके से इलाज करवाना है। एंड दैट इज द मैनेजमेंट। अगर ये सारा हो जाएगा यहाँ पे इंसान के मैनेजमेंट हो जाएंगे। एंड द लास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने सभी चीज के बारे में बात किया। एंड द लास्ट यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम का। तो जब ऐसे पेशेंट आएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहला होता है असेसमेंट। जो भी असेसमेंट करना हो उससे पूछना है क्या है, कब से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आपको क्या लगता है। इवेल्युएट करना है मेमोरी लॉस पैटर्न को, किस तरीके से जो है उसका मेमोरी लॉस होता है। अभी रिसेंट वाला होता है, पास्ट वाला होता है, लंबे समय वाला भी हो जाता है। उन सारी चीज को यहाँ पे पता करना है। ओरिएंटेशन पता करना है, इंसान कहाँ पे है, किस टाइम पे है, किस डेट पे, क्या उसको याद है या फिर नहीं है, या फिर उसका डेली फंक्शनिंग के बारे में जो है अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना है। रियलिटी ओरिएंटेशन के बारे में पता चलना है कि मींस कौन सा टाइम हो रहा है, कैलेंडर क्या है। फेमिलियर ऑब्जेक्ट को जो है आप जो है पहचान पाते हैं या फिर नहीं पहचान पाते हैं, और जो है वहां पर रिकॉल करने के लिए हेल्प भी करना है। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन, स्पीक स्लोली, जो भी बोलो स्लोली बोलो। रिपीट करना है इंपॉर्टेंट इन्फो को, मींस जो भी जो है इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिपीट करके उसको बताना है। एंड यूज सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल वर्ड्स में जो है उसको समझाना है और बताना। ओके नेक्स्ट यहाँ पर होता है कोग्निटिव स्टिमुलेशन। कोग्निटिव स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इंगेज इन मेमोरी गेम्स। यहाँ पर कुछ ऐसे गेम्स खिलवाने हैं जैसे कि पजल हो गया, जैसे कि जो है स्टोरी टेलिंग हो गया, और इसके माध्यम से जो है इंसान के कोग्निटिव स्टिमुलेशन होता है। जो इंसान होता है उसका जो कोग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है वहां पर जो है स्टिमुलेट किया जाता है, ताकि जो है वो जो है धीरे धीरे जो है उसके अंदर सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो है एडुकेट कर सके केयर गिवर्स को, पेशेंट के नीड्स को एंड कोपिंग स्ट्रेटजी को, किस तरीके से जो है उस इंसान को जो है मैनेज करना है, किस तरीके से उसको कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाना है, ताकि ये सारी चीज से जो है वो बाहर आ पाए। मेडिकेशन कंप्लायंसेस को बताना है कि मॉनिटर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स फॉर अंडरलाइंग कॉजेज, कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं जो कि जो है वहां पे दिया जा रहा है उसको मॉनिटर करना है, और उस कारण से कौन से इफेक्ट, कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उन सभी चीज को जो है वहां पे नोट डाउन करना है और जो है डॉक्टर को यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। ओके अब यहाँ पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सेफ्टी मेजर। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो प्रिवेंट वेंडरिंग में जो है वो निकलेगा घूमने के लिए और घूमते घूमते कहीं और चला जाएगा और उसको याद ही नहीं रहेगा, यहाँ पर वेंडरिंग से प्रिवेंट करना है। एंड कंफ्यूजन रिलेटेड इंजुरी से जो है यहाँ पे उसको बचाना है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट। एंड द लास्ट, इमोशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंसान को प्रोवाइड करना है रिएश्योरेंस, कोई बात नहीं, इंसान को हो जाता है, अब जो है ये ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। एंड उसके एंजाइटी को रिड्यूस करना है, उसके फ्रस्ट्रेशन को जो है रिड्यूस करना है, ताकि इंसान का मेंटल स्टेटस जो है थोड़ा थोड़ा सही रहे, ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा वैस्कुलर डिमेंशिया के बारे में एंड ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम के बारे में, दोनों के एटियोलॉजीज को, मैनेजमेंट को, साइन एंड सिम्टम्स को, नर्सिंग मैनेजमेंट को, इन सारे चीज को जो है अच्छे तरीके से देखा, समझा, जाना ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो तुमको लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, और कौन से कंफ्यूजन रह गए वो नीचे कमेंट करना है, और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है और जिसको जरूरत है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके थैंक यू।